नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 74 आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें 25 बहुत ही शानदार और क्वालिटी वाले प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही कम जो हमारे साथी है 20+ प्रश्न यहाँ पर सही कर पाएंगे, तो बेहद ही क्वालिटी वाले प्रश्न हैं जो कि लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी बेहद उपयोगी है साथियों। साथ ही आपके जो 3rd ग्रेड का मुख्य पेपर होगा उसके लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 है। क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न नंबर 1, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वे कहलाती है निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण और इनमें से सभी। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। साथियों, बात की जा रही है यहाँ पर विद्यालय में रहकर छात्र जो सीख रहा है उसकी जांच करना है। तो भाई निदान में तो कमियां निकाली जाती है, कठिनाइयों को देखा जाता है, उपचार में उन कठिनाइयों को या कमियों को दूर किया जाता है। जबकि जो छात्र ने सीखा है विद्यालय में रहकर उसकी जांच के लिए निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अतः पहले प्रश्न में आपके पहला ही विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 2 है, विचार विमर्श का महत्व है लिखित परीक्षाओं में, मौखिक परीक्षाओं में, प्रयोगात्मक परीक्षाओं में और इनमें से सभी में। तो बहुत ही क्वालिटी वाला प्रश्न है साथियों। विचार विमर्श का महत्व इनमें से किस में है? प्रश्न संख्या 2 में सही उत्तर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर है। तो सही उत्तर का चुनाव कर लेते हैं। साथियों, जो विचार विमर्श होता है इसका महत्व लिखित या प्रायोगिक प्रयोगात्मक परीक्षाओं में नहीं होता है बल्कि मौखिक परीक्षाओं में होता है, क्योंकि विचार विमर्श लिखित रूप से थोड़ी किया जाता है बल्कि मौखिक रूप से किया जाता है। इसीलिए आपके दूसरा विकल्प ही सही है प्रश्न 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके, निगमन विधि का उपयोग है मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना और नियमों का प्रयोग करना। तो इनमें से जो निगमन विधि का उपयोग है वो आपको देखना है प्रश्न संख्या 3 में। देखिए, बात करें अगर सूत्र की स्थापना करना, तो सूत्र की स्थापना करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी कौन सी विधि से होता है? आगमन विधि से होता है। तो साथियों, यहाँ दूसरा तीसरा विकल्प आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आगमन की बात नहीं की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? निगमन विधि की। तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4, नियमों का प्रयोग करना ही निगमन विधि का उपयोग है साथियों। क्योंकि निगमन विधि में पहले नियम या सूत्र बता दिए जाते हैं और फिर इनका प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प 4 आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4 है, मैजिक लैंटर्न में प्रयुक्त होती है फिल्म स्ट्रिप, वास्तविक पदार्थ, ट्रांसपेरेंसी और कांच की पारदर्शक स्लाइड। तो देखो, जो मैजिक लैंटर्न है इसमें जिसका उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 4 में। साथियों, वास्तविक पदार्थ का प्रयोग मैजिक लैंटर्न में नहीं होता है। मैजिक लैंटर्न एक दृश्य सामग्री है और दृश्य के अलावा इसको प्रक्षेपण के आधार पर प्रक्षेपी सामग्री में रखा जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें मैजिक लैंटर्न की, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? कांच की पारदर्शक स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। चौथे प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से किस उपकरण को कंप्यूटर व इंटरनेट द्वारा जोड़कर शिक्षण अध्यापन कार्य कराया जा सकता है? एपिडाइस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर और ग्रामोफोन। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर बताना है, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 5 में सही है। देखिए, बिल्कुल लास्ट टाइम बचा है और बेहद क्वालिटी वाले चीज़ें आपको रोज डेली निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों।
प्रश्न संख्या 5 में आपके जो सही उत्तर है, देखिए यहाँ कंप्यूटर और इंटरनेट द्वारा जोड़कर शिक्षण अध्यापन कार्य एलसीडी प्रोजेक्टर द्वारा आप करवा सकते हो। यहाँ पर ये एक प्रक्षेपी सामग्री है, ये भी प्रक्षेपी है, ये भी प्रक्षेपी है, ये अप्रक्षेपी है, और अप्रक्षेपी होने के साथ साथ ग्रामोफोन क्या है, श्रव्य भी है। एलसीडी प्रोजेक्टर के द्वारा ही ये चीज़ें की जा सकती है, इंटरनेट और कंप्यूटर का सिस्टम इसमें होता है साथियों। तो थर्ड विकल्प 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। 6वां प्रश्न देख लेते हैं। शैक्षिक तकनीकी में दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर उपागम, हार्डवेयर उपागम, दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो आप विकल्प में से हटा दीजिए। देखिए जो शैक्षिक तकनीकी होती है इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री जिसमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, तो साथियों ऐसी मशीनीकृत जो सामग्री होती है उनको हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत रखते हैं, मशीनीकृत सामग्री को। जबकि जो आपके जैसे चार्ट है, जैसे आपके चित्र है, ये चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? सॉफ्टवेयर उपागम के अंतर्गत आती है। तो विकल्प नंबर आपके जो दूसरा है 6ठे प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 7वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। कमेंट करके जाना 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। 100 टेस्टों की सीरीज चला रखी है, आपके 2-3 दिन बाद रेगुलर 2-2 टेस्ट आएंगे शिक्षण वीडियो के, ठीक है, तभी ये सीरीज पूरी हो पाएगी। तो प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। डीएलपी का पूरा नाम है डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, डोल्बी लाइट प्रोजेक्टर और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए। डीएलपी का पूरा नाम प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है। तो साथियों 7वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। देखिए आपके प्रश्न संख्या 7 में जो सही उत्तर है, डीएलपी का पूरा नाम है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। सेकंड विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही है, पूछा जा सकता है एग्जाम में साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 8 क्या है? बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है। अवलोकन विधि, प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि और इनमें से सभी। तो साथियों बालक को उसके वातावरण पर आधारित जो ज्ञान दिया जाता है वह किस विधि में दिया जाता है? तो प्रश्न संख्या 8 में सोच समझ करके आंसर बताना है आपको। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। प्रश्न संख्या 8 में जो आपके सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 1। अवलोकन विधि जो होती है साथियों, इसमें बालक को भ्रमण के लिए ले जाया जाता है या कोई ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ पर वो प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों का अवलोकन कर सके और उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान उसको इस विधि में प्रदान किया जाता है। प्रयोगशाला या अन्वेषण विधि में ऐसा नहीं होता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 8 में सही है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 9 है। प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है, प्रयास व त्रुटि को महत्व दिया जाता है, करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है, अनुबंधन को महत्व दिया जाता है या अवलोकन को महत्व दिया जाता है। तो प्रश्न संख्या 9 में आपके बात की जा रही है प्रयोगशाला विधि की। प्रयोगशाला विधि में बालक प्रयोग के माध्यम से सीखता है साथियों। अब प्रयोग स्वयं कर रहा है तो मतलब करके सीखना यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अतः प्रयोगशाला विधि में करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं अध्यापक व्यवहार से, विषय वस्तु से, विषय वस्तु की सूची से और जीवन मूल्यों से। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर बताना है। देखिए जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, एक उद्देश्य होते हैं सामान्य उद्देश्य जिनको लक्ष्य भी कहा जाता है, और एक उद्देश्य होते हैं साथियों विशिष्ट उद्देश्य जिनकी पूर्ति एक कक्ष विशेष में की जाती है। तो प्रश्न संख्या 10 में अगर हम विशिष्ट उद्देश्यों की बात करें तो इनका संबंध विषय वस्तु से होता है। किससे होता है? विषय वस्तु से। प्रश्न संख्या 10 में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 11 है। कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया? एडगर डेल ने, B.F. स्किनर ने, A.S.K. कोचर ने और डेंट महोदय ने। तो साथियों कौन ऑफ एक्सपीरियंस इनमें से जिसके द्वारा दिया गया है वो बताना है आपको प्रश्न संख्या 11 में।
राइट आंसर कौन सा रहेगा आपके 11वें प्रश्न का। साथियों सही उत्तर का चुनाव कर लेते हैं। कौन ऑफ एक्सपीरियंस ये एडगर डेल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? एडगर डेल के द्वारा कौन ऑफ एक्सपीरियंस दिया गया है साथियों। विकल्प एक आपके सही है। इसमें इन्होंने बताया है कि बालक किस प्रकार से कितना प्रतिशत याद रख पाता है। जैसे प्रत्यक्ष अनुभव होता है उसको, जैसे वो करके सीखता है, जैसे वो सुनकर सीखता है, जैसे वो देख कर के सीखता है। तो इन सभी के बारे में इन्होंने कौन ऑफ एक्सपीरियंस में ही बताया है साथियों, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनुभव शंकु के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से? अनुभव शंकु के नाम से। तो विकल्प एक आपके 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 12 है, आपके स्कूल का निरीक्षण हो रहा है, आप विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? परियोजना विधि का, प्रदर्शन विधि का, समस्या समाधान विधि का और खोज विधि का। तो 12वें प्रश्न में राइट आंसर बताना है। देखिए ये प्रश्न को समझ करके उत्तर दोगे तो आसानी से उत्तर दे सकते हो, लेकिन समझा नहीं प्रश्न को, प्रश्न की लैंग्वेज को अगर अच्छी तरह से आपने पकड़ा नहीं तो आंसर सही नहीं हो पाएगा साथियों। बात की जा रही है यहाँ पर आप एक अध्यापक हो, आप विज्ञान विषय के अध्यापक हो और आपके स्कूल का निरीक्षण किया जा रहा है। तो साथियों आप कोई सी भी विधि अपना सकते हो, बट सबसे बेस्ट आंसर है आपके प्रदर्शन विधि। क्यों है? क्योंकि प्रदर्शन विधि में आप प्रयोग का प्रदर्शन करोगे। किसके सामने करोगे? छात्रों के सामने करोगे। तो इसमें आपकी पढ़ाने की जो शैली है वो यहाँ पर अवलोकनकर्ताओं को दिखेगी और साथ में ये भी दिखेगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पढ़ा रहे हो बच्चों को। जबकि खोज, परियोजना और समस्या समाधान विधि में छात्र केंद्रित विधियाँ हैं, लेकिन अवलोकनकर्ता यहाँ पर आएंगे तो कुछ छात्र है, छात्र तो इसमें आपकी प्रतिभा कहाँ दिख रही है और यहाँ पर कुछ समस्या भी आ सकती है। तो इससे वहाँ का माहौल भी बिगड़ जाएगा। सही तरीके से अवलोकनकर्ता अवलोकन नहीं कर पाएंगे। इसलिए विकल्प 2 ही बेस्ट सही है आपके 12वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 13 है, प्रस्तुतिकरण के अंश नहीं है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, अशुद्धि वाचन और प्रस्तावना। तो इनमें से जो प्रस्तुतिकरण का अंश नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 13 में करना है। जब हम पाठ का प्रस्तुतिकरण बच्चों के सामने करते हैं तो साथियों उसमें आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा किया जाता है, अनुकरण वाचन बच्चों के द्वारा किया जाता है और अशुद्धि संशोधन, अशुद्धि वाचन के अशुद्धि संशोधन भी उसमें किया जाता है। लेकिन प्रस्तावना प्रश्न प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत नहीं आते क्योंकि प्रस्तावना तो पहले ही कर ली जाती है साथियों। इसीलिए आपके चौथा विकल्प आपके प्रश्न 13 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 14 क्या है? लेखनी सही पकड़ने के अभ्यास पर कौन सी विधि अधिक जोर देती है? पेस्टोलॉजी विधि, मॉन्टेसरी विधि, जैकार्ट विधि और इनमें से सभी। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। लेखनी सही पकड़ना है आपको। लेखनी सही पकड़ने का अभ्यास जिस विधि के माध्यम से किया जाता है, जो इस पर बल देती है जो विधि, उसका चयन 14वें प्रश्न में करना है। तो आपके प्रश्न संख्या 14 में से उत्तर देख लेते हैं। साथियों जो मॉन्टेसरी विधि है मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई है। इस विधि में ही लेखनी सही पकड़ने के अभ्यास पर बल दिया जाता है। सेकंड विकल्प 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। तो आपके 15वां प्रश्न है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के सोपानों की संख्या कितनी है? 5 सोपान है, 6 सोपान है, 8 सोपान है या 3 सोपान है? तो साथियों सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि सामाजिक गुणों का विकास करने की एक श्रेष्ठ विधि मानी जाती है और इस विधि के सोपानों की या इस विधि के चरणों या पदों की संख्या पूछी गई है। तो प्रश्न संख्या 15 में राइट आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 4। मतलब सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के सोपानों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। 15वें में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 16 है, राज्य स्तर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु मार्गदर्शन देने वाली संस्थान है। यूनेस्को, SIERT, DIET और NCERT। तो देखिएगा यहाँ पर पहला विकल्प क्या है आपके? यूनेस्को का है। दूसरा विकल्प क्या है? SIERT का है साथियों।
तीसरा डाइट का है DIET और चौथा NCERT का है। तो यहाँ पर बात की जा रही है राज्य स्तर पर, ठीक है, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर बात नहीं की जा रही है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु जो मार्गदर्शन देने वाली संस्थान है उसका नाम बताना है। तो साथियों प्रश्न संख्या 16 में राइट आंसर रहेगा SIERT के द्वारा राज्य स्तर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17 है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिसको शॉर्ट में हम डाइट के नाम से भी जानते हैं, स्थापित करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? विकल्प है आपके पास आचार्य राममूर्ति समिति 1990 के द्वारा, दूसरा है शिक्षा आयोग 1964-66 के द्वारा, तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो आप विकल्प से हटा दीजिए। देखिए जो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, प्रत्येक जिले में एक डाइट की स्थापना की गई है और इसका जो सुझाव दिया गया था कि भाई प्रत्येक जिले में एक डाइट होनी चाहिए, किसके द्वारा दिया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी साथियों, इसके बाद में अब 2020 में आई है। तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसी के द्वारा कि प्रत्येक जिले में एक डाइट की स्थापना की जाएगी, इसका सुझाव दिया गया था। अब तीसरा विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही है। इस प्रश्न में 2-3 चीज़ें और क्लियर हो जाती है कि जो शिक्षा आयोग है 1964-66 वाला कोठारी आयोग साथियों, तो ये भी आपको याद हो गया कि भाई इसकी स्थापना 64-66 में हुई थी। 64 में स्थापना और 66 में रिपोर्ट दी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। आचार्य राममूर्ति समिति कब बनी थी? 90 में बनी थी। तो ये 2-3 चीज़ें इस प्रश्न से क्लियर हुई है। थर्ड विकल्प 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 है आपके, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक ढांचा तैयार किया था। SCTE ने, SIERT ने, NCERT ने और आचार्य राममूर्ति समिति ने। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 में सही रहेगा? देखिए प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा की बात की जा रही है। इसके लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक ढांचा, मतलब यहाँ पर राज्य की बात नहीं की जा रही है, देश की बात की जा रही है, केंद्र स्तर पर बात है साथियों। तो SIERT तो राज्य स्तर पर कार्य करती है, तो यह आपका आंसर नहीं है। पहला, तीसरा या चौथा विकल्प प्रश्न संख्या 18 में जो सही उत्तर होगा साथियों, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक ढांचा NCERT के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? NCERT के द्वारा। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 18 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19 है, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। भाषा की यह परिभाषा किसने दी है? स्वीट महोदय ने, गुने ने, स्पर्शन ने और वांद्रिय ने। तो साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि भाषा से संबंधित एक परिभाषा हर बार पूछी जा रही है आपसे। तो ये परिभाषा आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का जो हम प्रकटीकरण करते हैं उसी को भाषा कहते हैं। तो यह परिभाषा स्वीट महोदय के द्वारा दी गई है। विकल्प 1 आपके प्रश्न 19 में सही है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है छात्र प्रगति, छात्र वर्गीकरण, पाठ्यक्रम परिवर्तन और इनमें से सभी। तो 20वें प्रश्न का राइट उत्तर बताओ भाई, जो मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य आपको लग रहा है प्रश्न नंबर 20 में, वो कौन से विकल्प में दे रखा है? साथियों मूल्यांकन से हम छात्र की प्रगति के बारे में भी हमको पता चलता है। मूल्यांकन से पाठ्यक्रम परिवर्तन को के बारे में भी पता चलता है कि भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बदलनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें जोड़नी चाहिए। छात्र वर्गीकरण भी हम कर सकते हैं। अतः उपरोक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न 20 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 21वें प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। कमेंट करके जाना 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना कम से कम 10 दिनों के लिए, तो क्योंकि यहाँ पर आपको बेहद ही क्वालिटी वाली चीज़ें मिलने वाली है साथियों 10 दिनों तक। तो चलिए
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। आपके 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ज्ञान, कल्पना, अभिवृत्ति और परिपक्वता। तो जो यहाँ पर अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है उसका चुनाव प्रश्न नंबर 21 में करना है। साथियों, ज्ञान भी हमें अधिगम से प्राप्त होता है, कल्पना भी हो सकती है और अभिवृत्ति भी हो सकती है, लेकिन साथियों जो परिपक्वता है यह अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं माना जाता है, बल्कि परिपक्वता तो समय के साथ आती है, तो इसको हम अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं मान सकते हैं। प्रश्न संख्या 21 में आपके जो चौथा विकल्प है यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। तो 22वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 22 से, शिक्षण प्रक्रिया की व्यवस्था होती है, छात्र के लिए होती है, उद्देश्य के लिए होती है, पाठ्य पुस्तक के लिए होती है और शिक्षण के लिए होती है। तो प्रश्न संख्या 22 में बताइए कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? छात्र के लिए सही लग रहा है, या फिर उद्देश्य के लिए सही लग रहा है, या पाठ्य पुस्तक के लिए सही लग रहा है, या शिक्षण के लिए सही लग रहा है? तो साथियों 22वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है, जो शिक्षण की प्रक्रिया है साथियों, इसकी व्यवस्था पाठ्य पुस्तक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तीसरा विकल्प तो यहाँ गलत है, शिक्षण के लिए भी नहीं होती है। तो पहला या दूसरा कौन सा विकल्प आपके 22 में सही है? साथियों 22वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। जो शिक्षण प्रक्रिया की व्यवस्था है ये छात्रों के लिए होती है। किन के लिए होती है? छात्रों के लिए, क्योंकि हम पढ़ाते किनको है? छात्रों को, शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 22 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23वां प्रश्न देख लेते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 23 क्या पूछ रहा है, ये देखिए 23वें प्रश्न को, जिस शिक्षण विधि पर गांधी जी द्वारा बल दिया गया था वह विधि है अनुभव द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, अव्यय दोनों और इनमें से सभी। तो देखो प्रश्न नंबर 23 की अगर हम बात करें, इनमें से सभी नहीं, इनमें से कोई नहीं आना चाहिए वैसे तो विकल्प में। तो चौथा विकल्प आप चेंज कीजिए एक बार, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। साथियों जिस शिक्षण विधि पर गांधी जी द्वारा बल दिया गया था, गांधी जी ने कौन सी शिक्षण विधि दी थी? बेसिक शिक्षा इनके द्वारा दी गई थी साथियों। तो इसमें इन्होंने अनुभव द्वारा सीखना और क्रिया द्वारा सीखना दोनों पर ही बल दिया था। अतः इस प्रश्न में आपके तीसरा जो विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा 23 में। सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे साथियों। किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नज़र आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। वैसे नहीं आएगी कोई भी त्रुटि आपको नज़र, लेकिन फिर भी अगर आपको आए तो चलिए 24 की ओर बढ़ेंगे। 24वां प्रश्न है आपके, पठन सीखने का आशय छात्रों को ऐसी योग्यता प्रदान करने से है कि वे पठन सामग्री को अर्थग्रहण करते हुए पढ़ सकते हैं, वे पाठ्य सामग्री का शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन कर सके, वे पाठ्य सामग्री को पढ़ सके, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये पढ़ना शब्द रे नहीं ये वाला आना चाहिए, ठीक है, और वे पाठ्य सामग्री का सस्वर उच्चारण कर सके। 24 का सही उत्तर देखेंगे। तो साथियों पठन सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को सिर्फ पढ़ रहे हो, बल्कि पठन सीखने का सही अर्थ होता है आप जिन चीज़ों को पढ़ रहे हो उसका अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़े साथियों। अतः विकल्प नंबर 1 आपके सही है, वे पठन सामग्री को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकते हैं। यही पठन सीखने की जो योग्यता है उसका सही अर्थ है। विकल्प 1 आपके 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है साथियों। प्रश्न नंबर 25 है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना बनाना, मार्गदर्शन देना, शिक्षण करना और बजट बनाना। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए, जो कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है वह किस विकल्प में दे रखा है? साथियों एक अध्यापक के द्वारा पढ़ाने से पहले उसकी योजना बनाई जाती है। अध्यापक छात्रों को मार्गदर्शन देने का कार्य भी करता है और छात्रों को शिक्षण का कार्य भी करता है, पढ़ाने का, ठीक है। तो ये तीनों ही कार्य अध्यापक से संबंधित है, लेकिन जो बजट बनाना है यह कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है। अतः 25 में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। तो ये कंप्लीट हुआ आपके पेपर नंबर 74। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। रेगुलर 4 से 5 वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों।